हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14, ठीक है, जिसका शीर्षक है श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, हमने इसका 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारे इसका 14 पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा लेक्चर चलेगा, वीडियो लेक्चर, उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी ही फॉलो किया गया है। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे कवर किया गया है। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है श्वसन के विकार, यानी कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिया गया हम उसी पर डिस्कस करेंगे, जो कि एजमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज। ओके, एजमा यानी कि दमा, देन श्वसनी शोथ, ठीक है, ब्रोंकाइटिस जिसे बोलते हैं, देन वातस्फीति यानी कि एम्फाइसेमा, एंड देन व्यावसायिक श्वसन रोग यानी कि ऑक्यूपेशनल डिसीज। एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। आखिर डिजीज, श्वसन विकार होता क्या है। देखिए, श्वसन विकार की यदि हम बात करें तो होता क्या है, जैसे कि जब हमारे श्वसन तंत्र में आ जाते हैं, हमने पढ़ा भी है, जैसे कि हो गया नाक, श्वसन नली, फेफड़े, ये सभी जो होते हैं अपना सामान्य कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को श्वसन विकार कहा जाता है। सामान्य रूप से हमारा जो शरीर है, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, लेकिन इन रोगों में यह प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है। इसका सीधा असर क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है, जैसे कि जल्दी थकान होना, काम में मन न लगना, या फिर सांस लेने में परेशानी महसूस होना। ओके, नेक्स्ट आते हैं आखिर इसका मुख्य कारण क्या होता है। मुख्य कारण भी समझिए, जैसे कि अब अगर हम कारणों की बात करें तो श्वसन विकार कई वजहों से हो सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे आम कारण होता है एलर्जी और संक्रमण, जैसे कि हो गया धूल या फिर पराग, पॉलन जिसे बोलते हैं, उनसे एलर्जी होना, या फिर वायरल संक्रमण जो होता है। इसके अलावा आप कह सकते हो धूम्रपान, स्मोकिंग, और वायु प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण है। आजकल शहरों में धुएं और धूल के कारण लोगों को सांस की समस्याएं ज्यादा होती हैं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जहां उन्हें, ऐसी जगह आप कह सकते हो कि इस तरह का काम करते हैं जहां कि उन्हें लगातार धूल या रसायनों के संपर्क में रहना पड़ता है, जैसे कि हो गया खनन, माइनिंग में आप देख सकते हो, निर्माण कार्य में, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं व्यावसायिक जोखिम, ठीक है, और इसी में आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये सभी कारण धीरे धीरे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और एक तरह से श्वसन विकार होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। सामान्य लक्षण में आप देख सकते हैं कि श्वसन विकारों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिन्हें कि हम कह सकते हैं रोजमर्रा में आसानी से पहचान सकते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, ठीक है, बार बार खांसी आना, सीने में जकड़न महसूस होना और घड़घड़ाहट की आवाज आना। कई बार व्यक्ति को बहुत जल्दी थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। उदाहरण के लिए ले सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर ही हांफने लगता है, तो यह श्वसन तंत्र की समस्या का संकेत हो सकता है। इसीलिए इन लक्षणों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं दमा, यानी कि एजमा, ठीक है। चलिए अस्थमा भी बोल सकते हो, बट देन एजमा इसे बोला जाता है। देखिए आखिर ये होता क्या है, रोग का स्वरूप क्या है इसका, ठीक है। दमा जो होती है एक दीर्घकालिक कहने का मतलब क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, श्वसन रोग है, दीर्घकालिक श्वसन रोग, जिसमें कि श्वसन तंत्र की नलिकाएं यानी कि श्वसनी और श्वसनिकाएं अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, हाइपर रिएक्टिव हो जाती हैं। जब कोई ट्रिगर जैसे कि हो गया धूल या फिर धुआं शरीर में प्रवेश करता है, तो ये नलिकाएं अचानक सिकुड़ जाती हैं और उनकी भीतरी परत में सूजन आ सकती है। इसके साथ ही इन नलिकाओं में अधिक मात्रा में श्लेष्मा यानी कि म्यूकस बनने लगता है, जो कि वायु के मार्गों को और संकरा कर देता है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, वायु का अंदर जाना तो कुछ हद तक हो पाता है, लेकिन बाहर निकलना कठिन हो जाता है, और इसी कारण से मरीज को सांस छोड़ते समय ज्यादा परेशानी होती है। इसे आप एक सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक गुब्बारा है जिसमें कि हवा भरना तो आसान है, लेकिन उसका यदि मुंह दब जाए, ठीक है, आप दबा लीजिए और हवा बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, तो हवा बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दमा भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं।
दमा के लक्षण कई बार धीरे धीरे शुरू होते हैं और कभी कभी अचानक तेज हो जाते हैं, जैसे कि हो गया अटैक कहा जाता है जिसे। सबसे प्रमुख लक्षण होता है घरघराहट यानी व्हीजिंग, यानी कि सांस लेते या फिर छोड़ते समय सीटी जैसा आवाज आना। इसके अलावा व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सांस पूरी नहीं हो रही है या फिर यानी अधूरी सांस का अनुभव होता है इसमें। बार बार खांसी आना, खासकर रात या सुबह के समय भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है, तो इन संकेतों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सीने में जकड़न या फिर दबाव महसूस होना, ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज़ रख दी गई हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लक्षण हमेशा समान नहीं रहते, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकते हैं। मौसम बदलने, ठीक है, ठंडी हवा लगने या फिर धूल के संपर्क में आने पर ये अचानक बढ़ भी सकते हैं। इसका आखिर कारण होता क्या है, ये आखिर ये सारे लक्षण कैसे आ जाते हैं, कारण आखिर इसका क्या है, होते कैसे हैं। दमा के कारणों को हम ट्रिगर भी कहते हैं, ट्रिगर, क्योंकि ये सीधे रोग को शुरू या बढ़ा सकते हैं। सबसे आम ट्रिगर होता है धूल के कण, धुआं, पराग कण, ठीक है, और फिर पालतू जानवरों के बाल, इन सभी से भी ये जो दमा होता है वो होता है, ठीक है। ठंडी हवा, खासकर आप कह सकते हो सर्दियों में, श्वसन नलिकाओं को संकुचित कर देती है जिससे कि दमा का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा भावनात्मक स्थिति जैसे कि बहुत ज़्यादा हंसना या फिर रोना या तनाव में, ठीक है, वो भी कभी कभी ट्रिगर बन सकती है। आनुवंशिकता, ठीक है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि जेनेटिक आप कह सकते हो, जिसे कि यदि माता पिता में किसी को भी दमा है तो बच्चों में इसकी संभावना बढ़ जाती है। आजकल के समय में वायु प्रदूषण जैसे कि वाहनों का धुआं और औद्योगिक गैसें ये दमा के मामलों को तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसीलिए यह एक तरह से आप कह सकते हैं पर्यावरण से जुड़ी समस्या भी बनती जा रही है। ये देखिए पिक्चर में दिया गया है जो हमारा दमा होता है, इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है। आप एक स्वस्थ श्वसनी को देख रहे हो, ठीक है, और एक देखिए आप दमाग्रस्त श्वसनी, किस तरह से वो बिल्कुल उसमें जगह नहीं है, ठीक है। यदि जो हवा है ऑक्सीजन युक्त हवा, ठीक है, ये वो अंदर गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा अंदर गया, कुछ भी गंदा हवा भी अंदर गया, ठीक है, पोल्यूटेड हवा अंदर गया, प्रदूषण से ग्रसित हवा अंदर गया, अंदर जाने का तो वो चला गया, लेकिन उसे बाहर आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि उतना जगह नहीं होता है। लेकिन आप स्वस्थ श्वसनी को देख सकते हो कि वो अंदर भी जा सकता है हवा, बाहर भी आ सकता है हवा, ठीक है। और इसका जो होता है वो आप देख सकते हो, सांस लेने में किस तरह से कठिनाई होती है। इनहेलर्स उन्हें दिए जाते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं श्वसनी शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस। इसका स्वरूप क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस होता कैसा है। श्वसनी शोथ में श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है जिससे कि वायु मार्ग में जलन होती है। यह सूजन जो है वो शरीर की एक प्रतिक्रिया होती है, अक्सर संक्रमण या फिर धुएं जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण। इस स्थिति में श्वसनी की जो ग्रंथियां होती है अधिक मात्रा में श्लेष्मा यानी कि म्यूकस बनाने लगती हैं। ये जो म्यूकस है वायु मार्ग में जमा होकर हवा के प्रवाह को बाधित करता है। श्वसनी शोथ दो प्रकार का हो सकता है, तीव्र, ठीक है, तीव्र आप कह सकते हो, यहाँ पे मेंशन भी है वो दो प्रकार। फिर आप कह सकते हो कि एक तीव्र हो गया, दूसरा आप जिस तीव्र में क्या आ जाता है एक्यूट में, जो कि कुछ दिनों या फिर हफ्तों में ठीक हो जाता है। दूसरा आ जाता है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक शुरू में ही मैंने बताया दमा जो था वो दीर्घकालिक था, क्रोनिक, जो कि लंबे समय तक बना रहता है और अधिक गंभीर भी होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी पाइप के अंदर गंदगी या फिर चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाए तो पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक वैसे ही म्यूकस हवा के रास्ते को धीमा कर देता है। इसे ही हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसके लक्षण देखिए, श्वसनी शोथ का सबसे प्रमुख लक्षण होता है लगातार खांसी जो कि कई दिनों या हफ्तों तक बनी रह सकती है। इस खांसी के साथ अक्सर बलगम यानी म्यूकस निकलता है जो कि सफ़ेद, पीला या फिर हरा भी हो सकता है। यह संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा व्यक्ति को चेस्ट में भी भारीपन या फिर जलन महसूस होता है। सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है, खासकर जब म्यूकस ज़्यादा हो। कभी कभी आपको हल्का बुखार लग सकता है, थकान हो सकती है, शरीर में कमजोरी भी महसूस होती है, विशेषकर तीव्र यानी कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो यह दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगती है, जैसे कि काम करते समय जल्दी थकान होना, इस तरह से। ओके, ये सारे लक्षण हैं। अब इसका कारण क्या है देखिए, श्वसनी शोथ का सबसे प्रमुख कारण होता है धूम्रपान। धुएं में मौजूद हानिकारक जो रसायन होती है वो श्वसनी की परत को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन पैदा करते हैं।
इसके अलावा प्रदूषण जैसे कि धूल, धुआं, औद्योगिक गैसें, ये भी इस रोग को बढ़ाते हैं। संक्रमण भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, विशेषकर वायरस जैसे कि हो गया सर्दी खांसी वाले वायरस, कुछ बैक्टीरिया। ठंडा और नम वातावरण भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि क्योंकि क्या होता है ना कि इससे श्वसन तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। जो लोग लंबे समय तक धूल भरे या फिर प्रदूषित वातावरण में काम करते हैं, जैसे कि हो गया फैक्ट्री या फिर निर्माण स्थल, वैसा कुछ होता है, उनमें यह रोग अधिक पाया जाता है, ब्रोंकाइटिस। देखिए इसमें क्या होता है, श्वसनी शोथ में इसमें म्यूकस जमा हो जाता है। आप सामान्य श्वसनी को देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आप श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस में देख सकते हो म्यूकस भर जाता है, जिससे कि सांस लेने छोड़ने में तकलीफ होती है, लगातार खांसी और कफ होते रहता है। पिक्चर से भी आप याद रख सकते हो। अब देखिए वातस्फीति यानी कि एम्फीसेमा। एम्फीसेमा होता क्या है? देखिए वातस्फीति जो होती है एक दीर्घकालिक, आप कह सकते हो क्रॉनिक और प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव श्वसन रोग है, बढ़ता जाता है, जिसमें कि फेफड़ों की सूक्ष्म संरचनाएं जिन्हें कि हम कुबिकाएं कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सामान्य स्थिति में ये कुबिकाएं छोटे छोटे गुब्बारों की तरह होती हैं, जिनकी दीवारें पतली और लचीली होती हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसानी से हो सके। लेकिन वातस्फीति में क्या होता है, इन कुबिकाओं की दीवारें टूटने लगती हैं और कई छोटे छोटे गुब्बारे मिलकर बड़े एक तरह से अनियमित आकार के कक्ष बना लेते हैं। इससे कुल सतह का क्षेत्र जो होता है, सरफेस एरिया, वह भी कम हो जाता है, जहाँ की गैसों का विनिमय होता है। साथ ही फेफड़ों की लोच जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, वह भी आप कह सकते हो कि इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, यानी कि वे पहले की तरह सिकुड़कर हवा को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, फेफड़ों में फंसी हुई जो हवा होती है, ट्रैप्ड एयर जो होती है, वो रह जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई पुराना गुब्बारा है, बार बार फुलाने से क्या होता है, ढीला हो जाता है और ठीक से सिकुड़ नहीं पाता है। उसी तरह फेफड़े भी अपनी लचक जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है, वो खो देते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। अब इसके लक्षण देखिए, कुछ लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जो वातस्फीति होता है उसके लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं, शुरुआत में बहुत हल्के हो सकते हैं, इसलिए कई बार व्यक्ति इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है वो होता है सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि शुरुआत में केवल दौड़ने या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने पर होता है, लेकिन धीरे धीरे सामान्य चलने फिरने पर भी होने लगता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, और हवा कम पड़ रही है, तो हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से थकान हो जाती है, कमजोरी और कभी कभी चक्कर भी महसूस हो सकते हैं। कुछ मरीजों में आप कह सकते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देखा जाता है, यानी कि वे ओठ को क्या करते हैं, सिकोड़ कर सांस छोड़ते हैं। ये भी एक लक्षण होता है, ठीक है, ताकि हवा को बाहर निकालने में मदद मिल सके। धीरे धीरे व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता होती है वो घटने लगती है, जैसे कि पहले जो काम आसानी से हो जाता था अब वही काम करने में भी कठिनाई होती है। ये सारे लक्षण होते हैं, हमें जिसे नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। अब आता है इसका मुख्य कारण क्या है। वातस्फीति का मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण होता है धूम्रपान। सिगरेट के धुएं में मौजूद हानिकारक रसायन फेफड़ों की कुपिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। जो लोग लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं, ठीक है, या फिर पैसिव स्मोकिंग, दूसरों के धुओं में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, तो उनमें भी यह रोग अधिक पाया जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण जैसे कि औद्योगिक धुआं, वाहन का धुआं, ठीक है, ये भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे वातावरण में काम करते हैं जहां रसायनों या फिर धूल का संपर्क अधिक होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। कभी कभी दीर्घकालिक श्वसन संक्रमण भी फेफड़ों को एक तरह से कमजोर बना देता है। दीर्घकालिक श्वसन संक्रमण में आप कह सकते हो कुछ बहुत दिन तक खांसी रहता है, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, फेफड़ों को कमजोर बना देता है, जिससे कि वातस्फीति का खतरा बढ़ जाता है। ये देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से एल्वियोलाई दिया गया है। एक स्वस्थ वायु कोष को देखिए और वायु कोष की क्षति को देखिए, है ना। स्वस्थ वायु कोष में एल्वियोलाई जो है बिल्कुल सेपरेट स्मॉल है, ठीक है, लेकिन वायु कोष को जो क्षति हुई है उसमें आप देख सकते हो कि जो एल्वियोलाई है उसका जो वॉल है वो टूट गया, उसकी जो पतली पतली दीवारें थी वो टूट चुकी है, ठीक है, बस से बिल्कुल मिक्सअप हो गया और एक बड़ा सा बना लेगा बिल्कुल इरेगुलर शेप का, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया को भी घटाता है। इससे देखिए आप देख सकते हो सांस फूलना, ये भी एक लक्षण है एम्फीसेमा का।
ओके, अब आते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। देखिए इसका मुख्य कारण क्या होता है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का। व्यावसायिक श्वसन रोग उन लोगों में से अधिक पाए जाते हैं जो कि अपने कार्यस्थल पर लंबे समय तक धूल, धुएं या फिर हानिकारक कणों के संपर्क में रहते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए जैसे कि खनन, माइनिंग जिसे बोलते हैं, पत्थर काटने या फिर घिसाई का काम, सीमेंट फैक्ट्री, निर्माण कार्य, इन सभी में रहते हैं। इन कार्यों के दौरान क्या होता है, बहुत सूक्ष्म बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक धूल कण हवा में मौजूद रहते हैं जो कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं और वहां एक तरह से जमा होने लगते हैं। शुरुआत में शरीर इन कणों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार संपर्क के कारण ये जमा होते जाते हैं और समस्या उत्पन्न करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि घर में रोज थोड़ी थोड़ी धूल जमा होती रहती है, सफाई ना हो तो धीरे धीरे वो मोटी परत बन जाती है। तो ठीक वैसे ही फेफड़ों में भी कण जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। इसका प्रभाव देखिए, प्रभाव क्या है, जब ये धूल जो होते हैं, धूल के कण लंबे समय तक फेफड़ों में रहते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया देती है जिससे कि सूजन उत्पन्न होती है। समय के साथ फेफड़ों के ऊतकों में रेशमयता फिब्रोसिस विकसित हो जाती है, यानी कि नरम ऊतक सख्त और मोटे हो जाते हैं। इससे कि फेफड़ों की लचीलापन कम हो जाता है और वे ठीक से फैल नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, फेफड़ों की कार्य क्षमता घट जाती है और व्यक्ति को लगातार सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। गंभीर मामलों में यह नुकसान स्थायी यानी कि इरिवर्सिबल हो सकता है, यानी कि पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। इसका प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन पर पड़ता है, जैसे काम करने की क्षमता कम होना, जल्दी थक जाना और सामान्य गतिविधियों में भी परेशानी होना। ओके, हम कुछ इसके प्रिवेंशन मेथड भी देख सकते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स यानी रोकथाम, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। इन रोगों से बचाव संभव है यदि हम कुछ सावधानियां अपनाएं तो। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है मास्क या रेस्पिरेटर का उपयोग, जिससे कि धूल और हानिकारक कण फेफड़ों से जाने से रोक सके, ठीक है, रोका जा सके। कार्यस्थल को साफ और हवादार रखना भी बहुत जरूरी है ताकि प्रदूषित हवा जमा ना हो। समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना भी आवश्यक है जिससे कि किसी समस्या का शुरुआती चरण में ही पता चल सके। इसके अलावा कार्यस्थल पर निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट, मास्क, अन्य सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग, ठीक है। इसे हम एक सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि धूप से बचने के लिए हम क्या का उपयोग करते हैं, छाता का उपयोग करते हैं ना, या फिर सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं ना। वैसे ही धूल और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क और सुरक्षा उपाय अपनाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सही सावधानी अपनाकर हम इन रोगों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ओके, ये देखिए पिक्चर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का। धूल के जो कण होते हैं काम करते करते क्या होता है, वो बिल्कुल बैठते जाते हैं लंग्स में जाके, फेफड़ों में जाके, है ना, और कण जमा होते जाते हैं जो कि आगे चलकर परेशानी बढ़ाती है। तो कार्यस्थल पर धूल और धुएं से क्षति होती है। तो आपको कुछ इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं ताकि आप इससे बच सको। यहाँ पे चारों जो हमने पढ़ा, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं श्वसन के विकार डिसऑर्डर्स, तो ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो जस्ट आप एक फ्लो चार्ट की तरह आप उसे याद रखोगे, सभी के क्या लक्षण होते हैं, कारण क्या होते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका आप आंसर लिख सकते हो। ओके, चलिए संक्षेपण में आते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा श्वसन के विकार यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, देन हमने उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमने दमा पढ़ा, श्वसनी शोथ पढ़ी, फिर वातस्फीति पढ़ी, एंड देन व्यावसायिक श्वसन रोग के बारे में जाना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।